आपकी बैंक एग्जाम प्रीलिम्स की तैयारी को कंप्लीट करने के लिए इस महीने अनअकैडमी फिर से लेकर आया है अल्टीमेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज फॉर बैंक प्रीलिम्स, जो होगा हर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को एनालिसिस सेशन के साथ बिल्कुल फ्री। इस सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में होंगे रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टेस्ट और उनका एनालिसिस बिल्कुल फ्री। ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है और आपको आपके एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट जानने में और एग्जाम की तैयारी को पूरा करने में बहुत हेल्प करेगा। ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है 1 दिसंबर से। जरूर एनरोल करें और अपनी तैयारी को पक्का करें अनअकैडमी के साथ। इस टेस्ट में एनरोल करने के लिए डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और एनरोल पर क्लिक करें। अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज़ करें मेरा अनलॉक कोड, जो कि है SAURABH सौरभ 10। एनरोल करें टेस्ट में फॉर फ्री और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। यही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस कोड से आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, जो ऑलरेडी अप्लाइड होगा। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं करा है तो जल्दी डाउनलोड करें अनअकैडमी ऐप और एनरोल करें, और न्यू यूजर्स कोड यूज़ करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं एग्री मंत्रा, चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं AFO स्पेशल पार्ट 8 के बारे में, 8 के बारे में। यानी कि ये एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए मेगा सीरीज़ है, जिसमें हम टॉप 20 क्वेश्चनों का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, जो कि आपके एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी तक पार्ट 7 हो चुके हैं, पार्ट 7 हो चुके हैं। जिन्होंने भी उन वीडियोस को नहीं देखा है तो देख सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और जिन्होंने भी अभी तक एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं किया है, कर सकते हैं, वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ एस्ट्रस साइकिल। मतलब कि यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड होता है मध्य चक्र का या एस्ट्रस साइकिल का, तो वह कौन सी फेज़ होती है। हमने पढ़ा है EHD में, यहाँ पे जो एस्ट्रस साइकिल होती है उसको 4 फेज़ में कैटेगराइज किया जाता है, उसको बांटा जाता है। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट पीरियड पूछ रहा है या शॉर्टेस्ट फेज पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑस्ट्रस साइकिल का। ठीक है, ऑस्ट्रस फेज का। अगर यहाँ पे वो पूछता लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ ऑस्ट्रस साइकिल या एस्ट्रस साइकिल, तो एस्ट्रस साइकिल का जो लॉन्गेस्ट फेज होता है वो होता है ड्राइस्ट्रस। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड यही होता है, ड्राइस्ट्रस। लेकिन यहाँ पे शॉर्टेस्ट पीरियड की बात हो रही है तो वो होगा ऑस्ट्रस। ये 24 आवर या फिर एक दिन का यानी 1 डे का ये होता है। ठीक है, फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 2 गेस्टेशन पीरियड फॉर स्वाइन। मतलब कि यहाँ पे गेस्टेशन पीरियड की बात की जा रही है स्वाइन की। तो जो स्वाइन का गेस्टेशन पीरियड होता है वो होता है 114 दिन। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि गेस्टेशन पीरियड से एक दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आ ही जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं काऊ की भी, यहाँ पे बात कर लेते हैं। जो गाय का गेस्टेशन पीरियड होता है वो होता है लगभग 282 डे का होता है, 282 इसका होता है। बफेलो का जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो होता है आपका 310 से 312, यानी एवरेज मान के चलिए 310 डेज जो होता है, 310 डेज होता है बफेलो का। गॉट की हम बात करते हैं तो गॉट का जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो होता है 150 डेज। और सीप का भी लगभग इतना ही होता है, इससे थोड़ा सा 2 दिन कम होता है, 148 डेज जो होता है वो आपका सीप का यानी भेड़ का आपका ये गेस्टेशन पीरियड होता है। तो ये सारे डेज को आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, और कुछ लोगों की क्वेरी थी कि सर ये एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एग्ज़ाम में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको आप रिपीट मत कीजिए या इस सेशन में मत डालिए। देखिए, वो भी डालना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम AFO का एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, तो उनको एग्ज़ाम का लेवल, एग्ज़ाम का पैटर्न उनको पता होना चाहिए। दूसरी बात, उन लोगों के लिए भी पता होना चाहिए जो इस एग्ज़ाम को 1-2 बार दे चुके हैं, क्योंकि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, वो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो जो लोग भी हैं, मैं उनसे स्टूडेंट्स से कहना चाहता हूँ कि
प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले उस एग्ज़ाम के लिए हमें उस एग्ज़ाम का पैटर्न हमको पता होना चाहिए कि उस एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। यहाँ पे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। रॉड आइलैंड रेड, ये जो है पोल्ट्री की एक ब्रीड है जिसको बोलते हैं रॉड आइलैंड रेड, RIR भी इसको शॉर्ट में कहते हैं। इसका नेटिव पूछा है, इसका ओरिजिन प्लेस पूछा है, तो इसका जो नेटिव ओरिजिन प्लेस है वह है USA, ठीक है, आपको इसको याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक्सटेंशन वर्क इन जापान वाज फर्स्ट स्टार्टेड बाई, मतलब कि जो एक्सटेंशन का काम शुरू हुआ था जापान में वह सबसे पहले किस टाइप से उसको स्टार्टेड किया गया था। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जापान में जो एक्सटेंशन वर्क शुरू हुआ था वो एक फार्मर ऑर्गेनाइजेशन पर स्टार्ट किया गया था, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5। ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम इज गुड एग्जाम्पल ऑफ, मतलब T एंड V ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। T का मतलब होता है ट्रेनिंग और V का मतलब होता है विजिट। ट्रेनिंग और विजिट जो सिस्टम है ये आपका 1979 में आया था। गोल्डन जुबली नहीं, सॉरी, उसको मतलब ICR के 50 ईयर हो चुके थे, 50 साल हो चुके थे 1979 में, ठीक है। तो उस टाइम पे ये ICR द्वारा ही लॉन्च किया गया था, जिसको ट्रेनिंग और विजिट सिस्टम हम कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो मेनली अप्रोच है वो ट्रेनिंग का ही है। तो क्वेश्चन भी हमारा यही पूछ रहा है कि इसका मेन अप्रोच क्या है, तो इसका जो मेन अप्रोच है वो है ट्रेनिंग अप्रोच। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है। T का मतलब ट्रेनिंग, V का मतलब विजिट, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। द प्रिकर्सर ऑफ जिब्रेलिक एसिड, यहाँ पे जिब्रेलिक एसिड का प्रिकर्सर पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है काउरिन, ठीक है, ऑप्शन B राइट आंसर है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। टी रस्ट इज कॉज्ड बाई, मतलब जो टी होती है उसमें जो रस्ट बीमारी लगती है, जो डिसीज़ लगती है वो किससे होती है, तो ये होती है आपकी एल्गी से। ये भी आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। टी में जो रस्ट होती है वो एल्गी से कॉज्ड होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा एक्सक्रीटा ऑफ अर्थवॉर्म। जो अर्थवॉर्म है उसका जो एक्सक्रीटा होता है उसको क्या कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाला भी क्वेश्चन है, क्योंकि जब एग्जाम में जब इस क्वेश्चन को करोगे तो हो सकता है गलत कर दो, बर्मी कंपोस्ट लगा दो, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर बर्मी कंपोस्ट नहीं है। जो एक्सक्रीटा होता है अर्थवॉर्म को उसको हम बोलते हैं बर्मी कास्ट, यहाँ पे कास्टिंग है और इसको हम बर्मी कास्ट भी बोलते हैं। जो एक्सक्रीटा मतलब जो एक्सक्रीटा निकलता है अर्थवॉर्म का उसको बर्मी कास्ट कहते हैं। उसके बाद जो खाद बनता है उसको हम बर्मी कंपोस्ट कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहाँ पे पूछ रहा है वाइट अल्कली सोयल आर, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इसको याद रखना है। जो वाइट अल्कली सोयल होती है वह सलाइन सोयल को ही वाइट अल्कली सोयल कहा जाता है, ठीक है। अब हम सलाइन अल्कली सोयल के बारे में पढ़ लेते हैं। जो सलाइन अल्कली सोयल होती है, देखो जितनी भी सोयल है चाहे वो एसिडिक हो चाहे सलाइन अल्कली हो, ठीक है, और इनका क्या रहता है, आपको pH याद रखना है, ESP आपको याद रखना है और आपको EC याद रखना है। तो जो सलाइन सोयल होती है उसी को वाइट अल्कली सोयल कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। जो सलाइन सोयल होता है उसका जो pH होता है वो होता है 8.5 से कम होता है, यानी कि लेस देन 8.5 होता है। और इसका जो एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज होता है वो भी आपका लेस देन 15 यानी 15 से कम होता है। लेकिन इसका जो EC होता है वह आपका 4 मिलीमोल होता है, से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो सलाइन सोयल होती है उसका pH 8.5 से कम, ESP 15.5 से कम, EC 4 से ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका उल्टा हो जाएगा दूसरे सोयल में, तो आप कोई एक को याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है लोएस्ट कैटेगरी ऑफ द सॉइल क्लासिफिकेशन इंक्लूड्स, सबसे जो लोएस्ट कैटेगरी पूछी गई है सॉइल क्लासिफिकेशन की तो वो सॉइल सीरीज होती है, सीरीज यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर
अ बुक वाज रिटन बाई, मतलब ये बुक का नाम है, एक किताब का नाम है जिसको बोलते हैं एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर। इस टाइप के क्वेश्चन इसलिए डाले जाते हैं क्योंकि हर एक एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का जो पैटर्न है आपके एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, और साथ ही आपको धीरे धीरे पता भी नहीं चलेगा और बहुत सारे क्वेश्चन की एक सीरीज आपके पास इकट्ठी हो जाएगी कि कौन सी बुक किसने लिखी है। अगर आप सीरीज के साथ क्वेश्चनों को पढ़ते चलेंगे, कोई क्वेश्चन आपको नया लगता है उसको याद करते चलेंगे, तो आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन होता रहेगा। तो एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो आर्थर यंग, जो साइंटिस्ट आप थे आर्थर यंग, उन्होंने दिया था। आपको इसको याद रखना है, महत्वपूर्ण है, कई सारे एग्जामों में पूछा गया है। एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर आर्थर यंग इसके राइटर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, केंट, कोचमैन एंड फ्लेमिंग गोल्ड आर द वेराइटी बिलोंग्स, मतलब कि जो केंट है एक किस्म का नाम वेराइटी का, दूसरा है कोचमैन, नेक्स्ट फ्लेमिंग गोल्ड। इसमें से कोई एक भी पूछ सकता है कि फ्लेमिंग गोल्ड किसकी वैरायटी है, किसकी किस्म है, कोचमैन किसकी किस्म या किसकी वैरायटी है। ठीक है, तो ये जो है आपकी ओट की ये वैरायटी है। ठीक है, आपको इनको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, लेसा इज रिलेटेड टू, ये एक शॉर्ट फॉर्म है, LEISA, लीसा या लेसा इसको आप पढ़ सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है, L का मतलब होता है लॉ, E का मतलब होता है एक्सटर्नल, फिर I का मतलब होता है इनपुट, और S का मतलब होता है सस्टेनेबल, और A का मतलब होता है एग्रीकल्चर। ये जो टर्म है ये आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड है, यानी कि लॉ, एक्सटर्नल, इनपुट, सस्टेनेबल, एग्रीकल्चर, ये आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है। ये कई सारे एग्जामों में पूछा गया है, ये भी आपको याद रखना है कि जो लीसा है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, परसेंटेज कंटेंट ऑफ सल्फर इन सिंगल सुपर फॉस्फेट, यानी कि जो SSP होता है इसमें आपका सल्फर का कंटेंट पूछा गया है। ये कई सारे एग्जाम में आया है, BHU में, ICR में, कई सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो SSP होता है उसमें सल्फर कंटेंट कितने परसेंट होता है। तो इसको हम क्लियर कर लेते हैं, साथ ही इसमें हम ये भी जान लेते हैं कि SSP में आपका कैल्शियम कितने परसेंट होता है। तो ये जो SSP है, SSP में आप जानते हैं 16% P2O5 होता है। ठीक है, साथ में ये हो गया आपका फॉस्फोरस, और आपका जो सल्फर होता है वो होता है 11%, 11 से 12%। ठीक है, 12% होता है ऑप्शन के हिसाब से, 12% इसमें सल्फर हो गया, और जो हमारा कैल्शियम होता है वो होता है 19 से 20% यहाँ पे कैल्शियम होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इनको सबको याद रखना है कि फॉस्फोरस 16% होता है, सल्फर 12% होता है, और कैल्शियम इसमें 20% होता है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है 12%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, टेक्सचर ऑफ द सॉइल कैन बी चेंज्ड, यहाँ पे पूछ रहा है कि जो मृदा गठन होता है, जो टेक्सचर होता है सॉइल टेक्सचर, वह कौन सी प्रोसेस से चेंज हो जाएगा। यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर, मैन्योर्स, ये मैन्योर्स है, यूज़ ऑफ टिलेज प्रैक्टिसेस, नन ऑफ दीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर आएगा वो होगा नन ऑफ दीज। जो सॉइल टेक्सचर होता है, जो मृदा गठन होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता, और इसके रिगार्डिंग एक पॉइंट और होता है, ये सबसे बेसिक प्रॉपर्टी होती है सॉइल की। जब भी वो बात करें ऑप्शन दे सबसे बेसिक प्रॉपर्टी सॉइल की कौन सा होता है, सॉइल स्ट्रक्चर की सॉइल टेक्सचर, तो आपको आंसर लगाना है सॉइल टेक्सचर। ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है सॉइल की, और ये कभी भी चेंज नहीं होती। टिलेज ऑपरेशन से, ठीक है, उनमें ऑर्गेनिक मैटर मिलाने से, कोई भी चीज़ प्रोसेस करने से, टिलेज एग्री या एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करने से जो चेंज होता है वो होता है सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल टेक्सचर कभी भी चेंज नहीं होता। ये क्या होता है सॉइल टेक्सचर, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड सिल्ट क्ले। ठीक है, जो रिलेटिव प्रोपोर्शन होता है सैंड सिल्ट क्ले का, दैट्स कॉल्ड सॉइल टेक्सचर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है नन ऑफ दीज। आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंसेक्ट रिसोर्सेज इज लोकेटेड एट। यहाँ पे जो पूछा है कि जो नेशनल लेवल का है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंसेक्ट रिसोर्सेज है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये हमारा बेंगलुरु में या बेंगलुरु में ये स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, लेंटिक वाटर मीन्स, ये आप इसको फिशरी का मान सकते हैं, आप इसको एग्रीकल्चर पर्पस से मान सकते हैं, या आप इसको एक नया क्वेश्चन भी मान सकते हैं। जो लेंटिक वाटर होता है, जो स्टैंडिंग वाटर होता है, सॉरी ये वाटर लिखा है, ये गलती से हो गया, ये है वाटर। ठीक है, तो जो स्टैंडिंग वाटर होता है उसको लेंटिक वाटर कहा जाता है।
ठीक है, आपको याद रखना है कि जो स्टैंडिंग वाटर होता है दैट्स कॉल्ड लैंटिक वाटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। सब जगह वाटर था, ये बाई मिस्टेक हो गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 18, इन LTLT पास्चुराइजेशन मिल्क इज हीटेड टू 60 डिग्री या 63 डिग्री 4 मिनट्स। मतलब कि ये पास्चुराइजेशन है। पास्चुराइजेशन और LTLT क्या होता है? LTLT का मतलब होता है लो टेम्परेचर, ठीक है, लॉन्ग टाइम, मतलब कि कम तापमान अधिक समय के लिए, इसको हम बोलते हैं LTLT। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है हमारा 30 मिनट। मतलब LTLT जो पास्चुराइजेशन की जो मेथड होता है या टाइप होता है, उसमें हम 63 डिग्री टेम्परेचर पर हीट करते हैं किसी भी एक लिक्विड को 30 मिनट तक। ये आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। यहाँ पे द फाइन टेक्सचर पेरेंट मटेरियल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड एंड डिपोजिटेड एट प्लेस या अदर प्लेस इज नोन एज। मतलब कि यहाँ पे जो विंड से अगर कोई ट्रांसफ़र हो रहा है पेरेंट मटेरियल, तो उसको क्या कहा जाता है? अगर वो ग्रेविटी से ट्रांसपोर्ट होता तो उसको हम कोलोबियल या कोलोबियम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो फाइन टेक्सचर्ड होता है, फाइन टेक्सचर्ड मतलब कि यहाँ पे सिल्ट की बात कर रहे हैं। तो जब सिल्ट आएगा तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा लोइस। ठीक है, अगर यहाँ पे कोर्स टेक्सचर की बात होती तो फिर आपका आंसर आता एओलिन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका लोइस। मतलब कि फाइन टेक्सचर का मतलब होता है सिल्ट पार्टिकल की हम बोलते हैं। अगर कोर्स टेक्सचर होता तो फिर हम सैंडी पार्टिकल या सैंडी सोइल्स की हम बात करते। तो राइट आंसर लोइस। ये भी महत्वपूर्ण है, आपको इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ काऊ मिल्क। यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बात हो रही है, काऊ के मिल्क की, गाय के दूध की। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है काऊ के मिल्क की वो होती है 1.028। ये आपको एज इट इज़ याद रखना है, कई सारे एग्जामों में इसको पूछा गया है। अगर यहाँ पे बफेलो मिल्क की बात करता तो बफेलो के मिल्क की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1.030 टू 1.032 तक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे गाय की बात हो रही है तो ऑप्शन बी राइट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। मतलब कि यहाँ पे हमारा ये सेशन ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं लेयर सिलिकेट्स के बारे में। मतलब ये आज का क्वेश्चन है। इससे पहले पुराने क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। जो पिछली वीडियो थी उसमें एक क्वेश्चन दिया गया था आपको, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना था। वो क्वेश्चन था आपका कि जो लीची है उसको कमर्शियली किस मेथड से उसको प्रोपागेट करते हैं। तो उसका जो राइट आंसर है, आप सब लोगों ने राइट दिया था, उसका आंसर है एयर लेयरिंग। लीची को कमर्शियली एयर लेयरिंग से प्रोपागेट करते हैं। ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हमारा आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे, लेयर सिलिकेट्स आर। मतलब जो लेयर सिलिकेट्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उन्हीं में से कोई एक ऑप्शन आपका सही है। सही आंसर को आपको कमेंट में बताना है, कमेंट में मेंशन करना है। ऑप्शन है सेस्की ऑक्साइड क्ले, एलोफेंस, फाइलोसिलिकेट्स और ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये सीरीज़ ख़त्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और तैयारी में लगे रहें। अगर आप अभी तक एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।